नमस्कार, मैं हूँ ए.के. मौर्य और आप देख रहे हैं जीसीए ऑनलाइन ट्यूटर्स। स्टूडेंट, आज हम लोग वेक्टर के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे अपोजिट वेक्टर, उसके बाद से आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं उसका अगला वेक्टर का दूसरा पार्ट, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इक्वल अपोजिट वेक्टर। तो आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये पढ़े थे अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। कहा कि ये वेक्टर विच इज हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द निगेटिव वेक्टर। तो उसको हम लोग निगेटिव वेक्टर कहते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या है? कह रहा है कि दोज वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर। वैसा सदिश जो एक सामान्य बिंदु से यानी ये कॉमन पॉइंट से क्या करता हो, निकलता हो, स्टार्ट होता हो, तो उस बिंदु को, उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो इस तरह से देखिए, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, और यहाँ से वेक्टर निकल रही है, एक पी वेक्टर, एक क्यू वेक्टर, एक आर वेक्टर और एक एस वेक्टर। तो इस तरह से जो चार वेक्टर निकली है, इसको ही हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। और यहाँ पे इसका क्या है, पॉइंट ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी कह रहा है कि डायरेक्शन डज नॉट मैटर। इसका जो डायरेक्शन होता है कोई मायने नहीं रखता है कि इसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है। तो इसके बाद से जो दूसरा है वो है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? कोप्लेनर का मतलब जो एक ही प्लेन में हो। कह सकते हैं दोज वेक्टर विच आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। वैसा सदिश जो एक ही समतल में या एक ही तल में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतलीय सदिश कहते हैं। वैसा सदिश जो एक ही तल में मौजूद होता है, उपस्थित होता है, उसे समतलीय सदिश कहते हैं। तो जितना भी वेक्टर होता है, वेक्टर चाहे कोई भी हो, प्रत्येक वेक्टर जो होता है वो कोप्लेनर वेक्टर ही होता है। जैसे यहाँ पे एक प्लेन लिया गया है, तो ये वाला जो आपका प्लेन है, ये है एक्स वाई प्लेन, और ये है एक्स जेड प्लेन, और ये है वाई जेड प्लेन। यदि कह रहा है कि ऑल द ड्राउन वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन आर कोप्लेनर वेक्टर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड नॉट मैटर। इसका जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है कोई मायने नहीं रख रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। मतलब इसका दिशा को बिना चेंज किए हुए हम एक पोजीशन से यानी एक स्थान से दूसरी स्थान तक आसानी से लेकर के जा सकते हैं। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आगे एक और है, यहाँ पे पॉइंट हम अगर समझे तो कह सकते हैं कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। अगर किसी हम समतल में या किसी तल में क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो वेक्टर होगा वो हमेशा कैसा होगा? कोप्लेनर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन के बारे में जानकारी अगर लें हम लोग, तो प्लेन दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं वर्टिकल प्लेन और एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन वह होता है जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो सरफेस के पैरेलल होता है। यानी कोई सरफेस है, अगर एक रूम में है, तो जो रूम की दीवार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्टिकल प्लेन, और जो रूम का नीचे वाला पार्ट होगा, सतह होगा, फर्श होगा, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर हम अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे तो यहाँ पे तीन तरह की प्लेन पाया जाता है। पहला होगा एक्स वाई प्लेन जो कि एक्स और वाई के द्वारा बनेगा। दूसरा है वाई जेड प्लेन जो कि वाई और जेड के बनेगा। और तीसरा है जेड एक्स जो कि जेड और एक्स एक्सिस के बीच में बनेगा। इसके बाद है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट का मतलब जिस तरह से हम लोग पढ़े थे को इनिशियल, उसी तरह से होता है कॉन्करेंट, जो कि एक कॉमन पॉइंट पे क्या करते हैं, जा करके कराए कि वेक्टर विच पासेस फ्रॉम द सेम पॉइंट आर नोन एज द कॉन्करेंट वेक्टर। माने वो एक बिंदु से क्या करे, पास करे, एक बिंदु से गुजरे सभी वेक्टर, तो उस वेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। जैसे में ये पॉइंट
ये है यहाँ पे O, तो यहाँ पे वेक्टर A है, B है, C है। तो वेक्टर जो ABC है एक पॉइंट से निकल रहा है, पास कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट वेक्टर होगा। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। तो कर रहा है कि यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। एक का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ एक होता है और इसका मैग्नीट्यूड अगर एक होता है तो ये केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो केवल और केवल किसी वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट कर सकता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कह सकते हैं ए वेक्टर विच हैव द यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि ये वेक्टर, ये सदिश, वैसा सदिश जिसके मैग्नीट्यूड केवल एक हो तथा जो किसी सदिश की दिशा को निरूपित करता है, उसे हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। कर सकते हैं ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण एक होता है तथा वह किसी सदिश के दिशा को निरूपित करता है, तो उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। जैसे A बराबर क्या लिखेंगे, अगर कोई वेक्टर होता है तो लिखते हैं वेक्टर A बराबर उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर A बराबर क्या होगा, आपका यूनिट वेक्टर A बराबर हो जाएगा वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। यानी किसी वेक्टर में मॉड होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, अगर इसके मैग्नीट्यूड से भाग करते हैं तो मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, डायरेक्शन। यानी इसके पास केवल और केवल यूनिट वेक्टर बच जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट बाय द मॉड, यानी किसी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का मॉड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो ऐसे लाइन खींचेंगे और यही जो लाइन होगा वो आपका क्या होगा, मॉड कहलाएगा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर की दिशा को क्या करती है, निरूपित करती है। इसलिए कहते हैं, लिख सकते हैं वी नो डैट यूनिट वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर A अपॉन मॉड A, या वेक्टर A बराबर लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे, जनरल फॉर्म ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए I क्या है, आपका वेक्टर का मॉड है, मॉडुलस है, जिसको परिमाण कहते हैं, और जो A है वो क्या है, तो ये इसकी दिशा है। तो अगर किसी वेक्टर के ऊपर तीर का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेक्टर A बराबर हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर A और यूनिट वेक्टर ऑफ A। यानी किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो उसके ऊपर अगर कैप लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि यह क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आर 3 टाइप्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को वेक्टर आई से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस को यूनिट वेक्टर जे से डिनोट करेंगे और के को यूनिट वेक्टर के से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को आई से, वाई को जे से और जेड को के से। कह रहा है कि डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस इज आई एंड वाइस वर्सा। इसके वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा। इसके बाद है नेचुरल डायरेक्शन। तो ये नेचुरल डायरेक्शन में यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्लस ईस्ट, मतलब अगर एक तरफ आई है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस आई। एक तरफ जे है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस जे। एक तरफ प्लस के है तो दूसरी तरफ माइनस के है। यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द यूनिट वेक्टर, इसमें से कौन एक यूनिट वेक्टर है।
इसको बताना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का फार्मूला आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। उस फार्मूला से हम निकाल के बता सकते हैं। अब आपके पास अगला है जिसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, या हम इसको बोलेंगे नूल वेक्टर। नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका परिमाण बिल्कुल नहीं होता है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा होता है जीरो वेक्टर जिसके पास जीरो परिमाण होता है, तो इसलिए इसको ही परिमाण नहीं होने के कारण नल वेक्टर बोलते हैं। तो कह रहा है कि वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन नॉट स्पेसिफाइड या डिटरमाइंड आर कॉल्ड द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। कह रहा है कि वैसे सदिश जिसका दूरी और जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाइड नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको हम पता नहीं लगा पाते हैं कि वो किधर से किधर की ओर है, जिसका मतलब उसको उसके बारे में स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं, या उसको नल वेक्टर बोलते हैं। तो हो जाएगा एक वेक्टर ए है और माइनस एक वेक्टर ए है, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो अब कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज़ नॉट स्पेसिफाइड, इसका जो डायरेक्शन है स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि किधर से किधर की ओर होगा। अगला जो इसका प्रकार है वो है 9 नंबर, जिसको बोलेंगे पोलर वेक्टर। पोलर का मतलब होता है अक्ष या ध्रुवीय सदिश इसको बोल सकते हैं। कह रहा है कि दोज वेक्टर बीच हैव इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर। वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु हो यानी इनिशियल पॉइंट हो, उससे हम क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर कहेंगे। एक्सेप्ट एक्सियल वेक्टर ऑल आर पोलर, यानी किसको वेक्टर को, एक्सियल वेक्टर को छोड़ करके सभी जो वेक्टर होते हैं वो पोलर ही होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी v का जो वैल्यू है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी किस एक्सिस की ओर है, एक्स एक्सिस की ओर है। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट है वो क्या है, ये मूल बिंदु है, वो आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, और वहाँ से जो एक्स डायरेक्शन में वेक्टर है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी को इस वेक्टर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी से हम लोग जो भी क्वेश्चन होता है उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, या उसको हम बोल सकते हैं कि जो दो वेक्टर होता है तो उसका जो परिणामी सदिश आएगा, यानी दोनों वेक्टर को जोड़ने पर जो नया वेक्टर आएगा उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कब प्राप्त होगा, जब हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को जोड़ेंगे। पहला नंबर कह रहा है कि बाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ के द्वारा हम कैसे उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, कैसे हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो वेक्टर है A और एक वेक्टर है B। अब यहाँ पे देखिए इसका रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा। तो एक तो हम लिख सकते हैं A प्लस B, और दूसरा लिख सकते हैं B प्लस A, यानी दोनों में अंतर होगा। अगर हम सिंपल कोई स्केलर क्वांटिटी जोड़ते तो A प्लस B में और B प्लस A में कोई अंतर नहीं होता। जैसे 2 + 4 या 4 + 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू अलग आता है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है, इसलिए दोनों को अलग अलग दोनों का वैल्यू आ सकता है। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B, तो सबसे पहले क्या करेंगे, A का जो हेड है इसमें दो होता है, एक हेड और एक टेल। तो A के हेड पर B का क्या करेंगे, टेल जोड़ेंगे। अगर B प्लस A करना है तो हम B के हेड पर A का क्या करेंगे, टेल जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे A है तो B का ये टेल और ये हेड, और जो A है इसका क्या हो जाएगा, टेल B के हेड पर,
और इसका हेड हो जाएगा यहाँ पे। और फिर से जब बी के टेल से ए के हेड पर क्या करते हैं, एक दूसरा वेक्टर खींच देते हैं, तो इस वेक्टर को ही हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसका नियम क्या है, कह रहा है कि रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बाय द ग्राफिकली मेथड अकॉर्डिंग टू रूल टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर coincide with the head of the first vector. After that, the vector drawn from the first vector to head of second vector, the drawn vector is called resultant vector of addition vector। देखो वही बात हम बता रहे हैं कि जब किसी पहला वेक्टर है, दो वेक्टर है ए और बी, तो अगर ए के हेड पर बी का टेल जोड़ेंगे और ए के टेल के साथ बी के हेड को मिला देंगे, तो जो नया वेक्टर प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। करा कि ऑर्डर ऑफ वेक्टर एडिशन सच एज ए प्लस बी और बी प्लस ए डज नॉट इफेक्ट द रिजल्टेंट, सो द वेक्टर एडिशन इज ऑलवेज फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। मतलब इसकी डायरेक्शन बस चेंज होती है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ये किस नियम को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हम लिख सकते हैं। दूसरा जो इसका नियम है वो है ट्रिंगल नियम, ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग अब सीखेंगे ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रिंगल लॉ क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the two vectors are represented by two regular sides of a triangle in a same order. The third side of the triangle take in opposite order represent the resultant vector of these vector। देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो लगातार भुजाएं एक ही दिशा में जुड़ा हुआ हो और जो उसका तीसरा भुजा होता है वह अगर अपोजिट साइड में होता है, तो उसी भुजा को हम लोग बोलते हैं दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब क्या है कि अगर वेक्टर ए है, अगर वेक्टर बी है, सॉरी यहाँ पे वेक्टर पी है और यहाँ पे वेक्टर क्यू है, तो ये एक त्रिभुज बना रहा है। तो कह रहा है कि ए बी एक दिशा में है आगे की ओर, अब इसी दिशा में एक और वेक्टर दे दिए, कौन सा, बी सी, यानी ए बी को वेक्टर पी माने हैं और बी सी को वेक्टर क्यू माने हैं, दोनों सेम दिशा में है। तो जो इसका तीसरा भुजा होगा, यानी त्रिभुज के जो तीसरा भुजा होगा, तो तीसरा भुजा कौन हो जाएगा, ए सी। यही क्या कहलाएगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर। कब, जब यह इन दोनों के उल्टा डायरेक्शन में होगा तब। जैसे ये दोनों है तो ये किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है यह किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह क्या है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो जब दोनों एक डायरेक्शन में होगा, एक सीरीज में होगा, तीसरा उसके अपोजिट सीरीज में होगा, तभी उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका एक वेक्टर है P, एक है Q, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा R बराबर P प्लस Q। कि व्हेन द थ्री वेक्टर्स रिप्रेजेंट थ्री रेगुलर साइड ऑफ ए ट्रिंगल देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स null वेक्टर। यदि अगर मान लो कि तीनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे ए बी हो तो ये पी हो, और बी सी हो तो क्यू हो, और सी ए हो तो एस हो, तो यहाँ पे अगर तीनों एक ही अगर डायरेक्शन में है तो इसका जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, तो वेक्टर आएगा एस। लेकिन जो एस होगा उसका एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उस वेक्टर को क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर 0 के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगला है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।